अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। मैं हूँ महक असलम नया दिन के साथ और मेरे साथ हैं फैसल करीम। थैंक यू सो मच। मैंने सोचा कि मैं आज इंट्रोडक्शन दे दूँ ना फैसल का। कल फैसल ने मेरा दिया था, आज मैं फैसल का हिसाब बराबर चुकता करने में हम पाकिस्तानी बहुत आगे हैं और ख़वातीन भी। अच्छा जी, नया दिन है, नई सुबह, नया अज़्म है और इस अज़्म के साथ हम हाजिर हैं। बहुत सारे नए टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे पुराने टॉपिक्स हैं जिनमें डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखते हैं। मुल्क भर में कोरोना के बाद डेंगू तेज़ी से फैल रहा है, ख़ासकर कराची में डेंगू की वबा जो है वो बेकाबू नज़र आ रही है और मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जगह ख़त्म हो रही है। डेंगू की वजह से तमाम स्कूल्स में असम्बली और पीटी सेशन को 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। आज शो में इस पे मुकम्मल बात करेंगे। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने सस्ता आटा फराहम करने का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया है, लेकिन क्या मार्केट में सस्ता आटा मिल भी रहा है, आगे चल के आपको ये भी बताएंगे। क्योंकि नोटिफिकेशंस तो बहुत जारी होते हैं, जैसे दूध की कीमतों का हुआ था, टमाटर की कीमत का हुआ था, प्याज की कीमत का हुआ था, इस सब आटे के हवाले से भी है, लेकिन अमल दरामद कभी नजर नहीं आया। नोटिस मिला, आगे बढ़िया। अच्छा जी, लाहौर के एक ऐसे शख्स के बारे में भी बताएंगे जो खुसूसी अफराद की ज़िंदगी आसान बना रहे हैं। वो क्या करते हैं, किस तरह से इनको सहूलियात पहुँचाते हैं और किस तरह से इनके लिए ज़िंदगी को रंगीन बनाते हैं, ये आज हम अपने शो में आपको बताएंगे। वैसे तो जब भी एक कब्रिस्तान का लफ्ज़ हमारे जहनों में आता है तो डर, खौफ और सरासीमगी के एहसासात हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद ठट्ठा जो कब्रिस्तान है, जो नेक्रोपोलिस है, बहुत ही हिस्टोरिकल, यहाँ पे हरियाली छा गई है। अब ऑलरेडी एक हिस्टोरिकल प्लेस है और हरियाली के बाद ये कैसा मंजर पेश कर रहा है, ये भी दिखाएंगे आपको। अच्छा जी, आईसीसी ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी है और बैटर्स में यानी बैटिंग में जो है मोहम्मद रिजवान की पहली पोजीशन बरकरार है। बाबर आजम की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई है। जो लोग बाबर को बहुत पसंद करते थे, उनके दिल टूट चुके हैं। चौथे नंबर पर चले गए हैं। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी बॉलर शामिल ही नहीं है। जी हाँ, वो कैसे होगा। इसके अलावा आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 भी है, तो उम्मीद करते हैं कि आज ऐसी कोई परफॉर्मेंस हो जाए कि पाकिस्तान भी जीत जाए और T20 रैंकिंग में भी जो है कुछ अपना नाम हो जाए। सियासी खबरें और दीगर मौज़ूआत भी शो में होंगे शामिल, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि डॉलर ने 7 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का साबिक़ा रिकॉर्ड है तोड़ दिया। इंटरबैंक में डॉलर 240 रुपए की हद है अबूर कर गया। करेंसी डीलर्स ने डॉलर को लगाम डालने के लिए क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग महदूद करने का मशवरा दे दिया है, लेकिन खवातीन ये किस तरह कर सकती है, उनके तो हाथ ही नहीं रुकते। बस कर दें यार, बस कर दें भाई। सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। IMF प्रोग्राम की बहाली और सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर होना भी रुपए की बेकदरी को न रोक सका। रुपए को रोनते हुए 7 हफ्तों में बुलंद तरीन सतह पे पहुंचने का साबिक़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंटरबैंक में डॉलर दौरान ट्रेडिंग 240 रुपए की तारीखी हद उबूर करता दिखाई दिया। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 239 रुपए 65 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 245 रुपए पर मुस्तहकम रही। 6 माह में डॉलर की कीमत में 57 रुपए से जायद का रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। ई कैप के सदर मलिक बोस्तान कहते हैं कि हुकूमत के साथ मिलकर डॉलर को लगाम डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हज़ारों लोग सफ़र करते हैं और हज़ारों डॉलर, हमारे मिलियन डॉलर पर डे निकल जाते हैं, तो उसको 10,000 डॉलर के बजाय अब 5,000 कर दें ताकि कम से कम हमारा सरमाया पाकिस्तान में रुक जाए। इमीडिएट हुकूमत को पाबंदी लगा दे, कोई भी क्रेडिट, डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, जितने भी कार्ड हैं, 1 महीने में ज़्यादा से 2,000 डॉलर की ऑनलाइन डॉलर में शॉपिंग करे और मैं तो समझे इस पर पाबंदी फिलहाल लगा देनी चाहिए। रुपए की कदर की तरह स्टॉक मार्केट भी गिरावट का शिकार रही। स्टॉक एक्सचेंज फिर 250 पॉइंट से जायद गिर गई। 100 इंडेक्स 41,000 पॉइंट्स की हद भी बरकरार न रख सका और 40,965 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कैमरामैन इमरान खान के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। और अब कराची में आटा 65 रुपए फी किलो मिलेगा। डायरेक्टर फूड सिंध ने कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। एग्जैक्टली। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम आटा लेने के लिए निकले। उन्हें आटे का क्या रेट मिला और उन्हें आटा मिला कि नहीं मिला? एग्जैक्टली, उन्हें आटा मिला कि नहीं मिला, आइए आपको दिखा देते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक चक्की के बाहर और मेरे हाथ में जो नोटिफिकेशन है इसके मुताबिक मुझे आटा 65 रुपए किलो में मिलना चाहिए। हम मुख्तलिफ बाज़ारों में जाकर मालूम करेंगे कि क्या वाकई आटा इसी भाव पर दस्तयाब है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताइए कि आपके पास आटा किस भाव में मिल रहा है? आटा 120 रुपए किलो।
120 रुपये 120 रुपये किलो। सर वो हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया है कि आटा 65 रुपये किलो है और 10 किलो का आटा मुझे मिलेगा 650 रुपये का। लेकिन हुकूमत को चाहिए गंदम का रेट कम करे। इस टाइम गंदम का रेट 108-106 रुपये किलो है। आप खुद ही आगे हिसाब लगा लें कि क्या दाम पड़ता है मज़ीद। अगर गवर्नमेंट गंदम सस्ती करती है तो ज़ाहिर सी बात है आटा 65 रुपये मिलेगा। 65 रुपये किलो तो मिल ही नहीं रहा। आप हमें दिला दो, हम पूरा ले लेंगे जितना भी ट्रक पड़ा हुआ है। कहीं भी नहीं मिल रहा है भाई, बोलने में क्या जाता है, मगर मिले तो सही। कोई बजट मुतासिर हुआ आपका क्योंकि आटा अचानक महंगा हुआ है? यह बजट क्या कौन सी चीज़ लेने जाए जो आज ली है कल क्या होगी ये भी पता नहीं। सर ये बताइए आटा क्या हिसाब मिल रहा है? अभी तो आटा 108-110 रुपये किलो चल रहा है। 108-110 रुपये? 108-110 रुपये किलो। सर मेरे पास एक नोटिफिकेशन है हुकूमत सिंध का, उसके मुताबिक तो आटा 65 रुपये का मिलना चाहिए। कोई ऐसी इत्तला नहीं आई है, ना अभी माल मिला दुकानदारों को ऐसा, ना मिल वालों ने इशू करा कि माल के ये इस रेट पे आएगा। अगर इस रेट पे आ जाएगा तो लाजमी बात है हमें 60 रुपये मिलेगा, हम 65 बेच देंगे। हुकूमत कह रही है नोटिफिकेशन में कि 65 रुपये किलो है आटा। भाई हमको हुकूमत अगर दिला दे हमारे को 2 कम 65 में, हम 65 में बेच देंगे। रुपये 2 रुपये पे कारोबार करता है दुकानदार। 65 रुपये का मैं कहाँ, और 65 रुपये का वो जो पहले आता था वो रमज़ान में जो जानवरों के खाने वाला आटा होगा, अगर आएगा भी तो वो जानवरों वाला खाने वाला आटा होगा। बाज़ार में आटा तो बहुत है, लेकिन मुख्तलिफ बाज़ारों में जाने के बाद भी मुझे 65 रुपये किलो वाला आटा तो ना मिल सका। लेकिन इतना ज़रूर मालूम हुआ कि बाज़ार में आटा 120 से 125 रुपये किलो पर दस्तयाब है। बाकी नोटिफिकेशन जाने, नोटिफिकेशन जारी करने वाले जाने, आवाम को इस भाव पे आटा नहीं मिल रहा। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। डॉलर ऊपर जा रहा है, आटे की कीमत ऊपर जा रही है, इतनी परेशानी है, बीमारियां नीचे नहीं आ रही और वो बढ़ रही हैं। कराची में हुकूमती अहकाम की खिलाफ वर्जी हुई है। डेंगू टेस्ट के 2 से 3 हज़ार रुपये तक लिए जा रहे हैं। समा ने ये खबर नशर की तो टेस्ट के रेट कम कर दिए गए। देखिए मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। लेबॉर्ट्रीज डेंगू टेस्ट के नाम पर आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। समा ने चंद रोज कबल कराची में डेंगू टेस्ट के नाम पर लेबॉर्ट्रीज की लूट मार को बेनकाब किया था कि किस तरह 200 रुपए तक की स्ट्रिप से टेस्ट करके 3000 रुपए तक वसूल किए जा रहे थे और जो शहरी पहले ही महंगाई से परेशान थे उनके लिए इलाज कराना मुश्किल हो गया था। समा की इस खबर के बाद कराची में कई अस्पताल चलाने वाली अल खिदमत फाउंडेशन ने डेंगू टेस्ट की कीमत 370 रुपए मुकर्रर कर दी है। हमारे इदारे ने एक अच्छा इकदाम करते हुए डेंगू के टेस्ट की कीमतें जो वैसे ही काफ़ी कम थी उसको और मज़ीद कम करते हुए 307 रुपये मुकर्रर कर दिया है। मलेरिया का जो टेस्ट है उसके जो निर्ख हैं उसमें भी कमी कर दी गई है और सिर्फ 200 रुपये में ये टेस्ट हमारी लेबॉर्ट्री से करवाए जा सकते हैं। प्लेटलेट काउंट के टेस्ट के ऊपर भी हमारे इदारे ने बहुत डिस्काउंट दे दिया है और वो सिर्फ 200 रुपये में हमारे इदारे से कराया जा सकता है प्लेटलेट काउंट का टेस्ट। अल खिदमत के इस इकदाम से शहरियों को बड़ा रिलीफ मिला है। सबसे अच्छी बात यह है कि पैसे बहुत मुनासिब हैं जो हर गरीब आदमी अफोर्ड कर सकता है। वही डेंगू का टेस्ट जो बाहर 1500 और 2500 के दरमियान हो रहा था तो यहाँ पर वो टेस्ट हमें 370 का हमारे पास उन्होंने पर्ची हमें बना कर दी है। डेंगू मलेरिया वगैरह के जो टेस्ट हैं बाहर 2000, 2500, 3000 रुपये से कम में टेस्ट नहीं हो रहे। वो यहाँ पर 300 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये, 750 रुपये इनफ फीस है यहाँ पर। समा की रिपोर्ट नशर होने के बाद कई डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक्स में ही डेंगू टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। बेहतरीन हमारे पास इसके लिए जो है वो डेंगू NS1 एंटीजन की जो किट है हमारे पास वो मौजूद है जो कि बहुत इकोनॉमिकल भी है। सिर्फ 100 रुपये का टेस्ट हमें पड़ता है इसका और हम उसको फ़ौरन उसको क्लिनिक के ऊपर करके 2 मिनट के अंदर जो है हमें उसका रिज़ल्ट मिल जाता है और अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करते हैं और अगर वो नेगेटिव है तो फिर वो फजूल और मज़ीद ख़र्चे से बच जाता है और दूसरे टेस्टों से बच जाता है। इस किट के ज़रिए हमें फ़ायदा ये है कि एक तो फ़ौरन ऑन द स्पॉट हमें इस पता चल जाता है कि इसको डेंगू है कि नहीं है। दूसरा पेशेंट के जो है टाइम वो भी बहुत जल्द बचता है, 2 मिनट के अंदर आपको पता चल गया। पैसे में बिल्कुल 100 रुपीज़ का टेस्ट है, कोई महंगा ही नहीं है, आराम से पेशेंट दे देगा। दूसरा लैब जाना, लैब से आना, वो पेशेंट की तबीयत इतनी ख़राब होती है बाज़ दफ़ा कि वो
उसको लोग पकड़ के लेकर आ रहे होते हैं, उसका लैब जाना मुश्किल होता है, वो नहीं जा पा रहा होता। समा की रिपोर्ट नशर होने के बाद महकमा सेहत सिंध ने निजी लेबॉर्ट्रीज के लिए डेंगू के टेस्ट की ज्यादा से ज्यादा कीमत 850 रुपए मुकर्रर की है, मगर कई बड़ी लेबॉर्ट्रीज अब भी इससे कहीं ज्यादा कीमत में डेंगू टेस्ट कर रही हैं। कैमरामैन जिशान अली के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। डेंगू के वार तेज होने लगे हैं, हजारों लोग डेंगू का शिकार होने लगे हैं। कई अमवात ऐसी हैं जो कि अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और कई ऐसी जो रिपोर्ट नहीं हुई है। अक्सर लोग डेंगू का शिकार होने के बाद पपीते के पत्तों का अर्क इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये फ़ायदेमंद है या नहीं, और डेंगू से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि कहते हैं कि जी आप मच्छरदानी इस्तेमाल करें, मोस्पेल यूज़ करें, या इसके अलावा कहते हैं कि आप सेब और लेमन का जो वो है रस, आप वो भी मिक्स करके। जी, और भी बहुत सारे टोटके होते हैं। ये हमने कोविड में भी देखा था कि बहुत सारे टोटके थे, लेकिन ये टोटके कारआमद है लेने के देने पड़ गए थे लोगों को, उल्टा पड़ गया। हाँ, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर सईद खान। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जहाँ पे मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, वहीं पे जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करना भी बेहद ज़रूरी है, ये बात तो फैक्ट है। लेकिन अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो डेंगू में कहा जाता है कि पपीते के पत्ते है ना, पपीते उसका अर्क और ये कर लें तो सेब का जूस पिए, ये कितना ज़्यादा अच्छा होता है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मौजू पे बात करने के लिए, मदू करने का। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए यकीनन नेचुरल प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स और जूसेस बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हम कहते हैं कि जब बीमारी से पहले आप अपनी मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वंस आपको बीमारी हो गई फिर आप अपने आप को ना डॉक्टर के मशवरे से अमल करना बेहतर है, क्योंकि उसको अगर बिल्कुल आप इलाज ही समझे और इसी को कंटिन्यू करेंगे और खुदा न खास्ता जो तिब्बी मशवरा है डॉक्टर से उस पर अमल नहीं करें तो वो ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। तो जूसेस वगैरह यकीनन बेहतर है और मुनासिब है, लेकिन जब बीमारी हो जाती है तो फिर दवाई और मेंटेनेंस की ज़रूरत पेश आती है, क्योंकि कभी कभार ये लोग इस तरह के पपीते के पत्ते अनहाइजीनिक कंडीशन में क्रश करते हैं और उससे और बीमारी हो जाती है। अक्सर पेट जो क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है कि वो सफाई का ख्याल नहीं रखते, पत्ते डायरेक्ट वो क्रश करते हैं, उसमें मिट्टी, धूल और जरासीम भी हो सकते हैं, या उसी को लेके कंटिन्यू करते हैं और अपने प्लेटलेट्स चेक नहीं करते और उसमें काफ़ी फिर देर हो जाती है। काफ़ी सारे ऐसे मरीज़ हॉस्पिटल आते हैं जो यही टोटके इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। तो डॉक्टर का मशवरा बहुत ज़रूरी है और अपने जो लेबॉर्ट्री टेस्ट है उस पे बेस करके आप आगे की हिकमत अमली डॉक्टर जो है वो तजवीज़ करता है। तो टोटके से कोशिश करनी चाहिए कि बीमारी के वक्त इस तरह के टोटकों को लाजमी हिस्सा ना बनाया जाए, बल्कि डॉक्टर के मशवरे से अमल किया जाए ताकि बीमारी का पूरा इलाज हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, चूँकि जब अब आप उन्हें बाहर लेके जाते हैं तो माएँ ये करती हैं कि उनके हाथों पे मोस्पेल लगा देती हैं, अगर उन्होंने शॉर्ट्स पहने हुए तो पाँव पे मोस्पेल लगा दिया कि उन्हें मच्छर ना काटे। बच्चों को, इन्फेंट्स जो हैं, उन्हें मोस्पेल लगाया जा सकता है? उनको उन जगहों के जो वो मुंह में न ले जाएं, मतलब हाथ हो गया जैसे या पाँव हो गए, वो मुंह में अक्सर लेके जाते हैं ना बच्चे पाँव। हाँ, मतलब कोशिश करनी चाहिए कि उनको डाम के रखें जिस तरह मुमकिन हो सके। मैक्सिमम जो कपड़ा या मोज़े पहनाए जाएं और मोस्पेल वहाँ पे अगर लगाना ज़रूरी है तो कोशिश करें कि वो मुंह में इस तरह के केमिकल्स जो है ना लेके जाएं और उस पर फिर एहतियात करनी चाहिए। तो मोस्पेल एहतियात मच्छर से ज़रूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि उनको खुदा न खास्ता उससे कोई एलर्जी या केमिकली कोई नुकसान हो। तो माओ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ेगी इन दिनों में कि अपने जो छोटे बच्चे जो स्पेशली उनको पता नहीं है और वो वैसे अक्सर बच्चे अंगूठा और हाथ मुंह में लेके जाते हैं, तो उस पर अगर मॉस्पिल लगा हो तो वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगेन कमिंग टू द टोटका एंड ऑल, अब होता ये है कि चले घर में तो टोटका हम कर लेते हैं, आजकल मसला ये है कि ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पहले तो नीम हकीम के पास चले जाया करते थे, अब बहुत सारे नीम हकीम सोशल मीडिया पे बैठे हुए और वो बता रहे कि जी आप ऐसा कर लें, वैसा कर लें, यूँ कर लें, यूँ कर लें। लोगों को प्लीज़ ये आगाही दीजिए कि अगर किसी एक की बॉडी टाइप सूट कर गई किसी एक टोटके पे तो ज़रूरी नहीं है भाई कि वही चीज़ आप पे भी सूट करे। अच्छा, टोटके का जो असल कंसेप्ट वो ऐसा आता है ना कि इसमें अगर आप डेंगू ले लें या कोविड ले लें, उसमें अक्सरियत लोग वैसे सही हो जाते हैं, मतलब 90% या 95% लोग
अगर वो अपना इम्यूनिटी सिस्टम नॉर्मल रखे, डॉक्टर के तो कुछ भी ना ले इस तरह की कोई, तो वो सही हो जाते हैं। अब बीच में वो कुछ लेते हैं तो वो ये समझते हैं कि उस वजह से सही हो गया। सही है। और ये फिर वो टोटके को वो दवा समझ लेते हैं और फिर वो दूसरों को मशवरा देते हैं। तो सबके लिए मेरा ये मैसेज है कि इस तरह की अक्सरियत जो बीमारियाँ हैं, चाहे कोविड हुआ, डेंगू हुआ, इसमें ओवरऑल बाकायदा कोई इलाज मौजूद नहीं है, कोई दवाई ऐसी ज़रूरत नहीं पेश आती। सिर्फ आपने एक हफ्ता 10 दिन जो है वो गुजारने हैं। अगर खुदा न खास्ता बुखार है तो उसको जो पैरासिटामोल वगैरह की तरह दवाई वो लेनी पड़ती है। बाकी आपको एक्स्ट्रा कोई दवाई की ज़रूरत पेश नहीं आती। अच्छा। इवन अगर आप इस तरह के ना भी लें तब भी आप विद इन अ वीक टाइम सही हो जाएंगे। लेकिन जो लोग सही हो जाते हैं टोटका लेते हुए, तो वो दूसरों को फिर ये कहते हैं इस वजह से सही हुआ। ये कोविड में भी यही हुआ और अभी डेंगू में भी यही हो रहा है। अक्सरियत वैसे लोग सही हो जाती है, जिस तरह मैंने कहा कि 19% जो है लोग वैसे सही हो जाते हैं। वो सिंपल आपको उनको मैनेज करना होता है या उनको मॉनिटर करना होता है। बाकी इम्यून सिस्टम जो इंसान का है, अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि ये खुद ब खुद सही हो जाता है। और नॉर्मल आप डाइट लेते रहें जो रूटीनली हम ले रहे होते हैं। फ्रूट और जूसेस लेना वैसे ही मुनासिब है, हर वक्त जो है डेली रूटीन में लेना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा उस वक्त कोई सिर्फ फ्लूइड्स आप ले लें वो काफ़ी है। तो ये टोटके नुकसानदेह इसलिए साबित होते हैं कि वो टोटको ही को दवाई समझ के हर बंदा फिर अप्लाई करता है और कुछ केसेस दूसरे से मुख्तलिफ होता है, जिसका किसी का प्लेटलेट्स बहुत कम होता है, नेचुरली कम होता है, किसी की इम्यून सिस्टम वैसे थोड़ा होता है, कोई और बीमारी होती है, तो ये टोटके उनके लिए फिर नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो गुजारिश है सबसे कि टोटकों से अपने आप को बचाया है और डॉक्टर से मशवरा कर लें और अपने जो लेबॉर्ट्री टेस्ट है उस पे आप जो है, अगर वो ब्लड टेस्ट पहले से बहुत मुनासिब है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, तो डॉक्टर्स तो अभी आखिर हद तक वो भी मॉनिटर करते हैं। इवन जो हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो अननेसेसरी वो कोई प्लेटलेट्स या ब्लड नहीं चढ़ाते ताकि मरीज़ तो अपना जो इम्यून सिस्टम है उसी पे अगर वो सही हो जाता है तो डॉक्टर उसी को प्रेफर करता है। और अननेसेसरी कोई दवाई भी देना जो है वो डॉक्टर्स जब ज़रूरत नहीं हो तो वो नहीं देता। तो इस तरह बाकी लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि गैर ज़रूरी टोटकों से अपने आप को महफूज रखें और दूसरों को भी पास ऑन ना करें, क्योंकि ये अगर एक टोटका आपके लिए आप समझते हैं कि आपके लिए करामत है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए वो करामत बल्कि उल्टा नुकसान भी हो सकता है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में मैं चाहूँगी आप हमारे नाज़रीन को ज़रा ये भी बता दें कि हम तो वैसे डेली बेसिस पे कहते रहते हैं, लेकिन आपकी बात का ज़्यादा असर होगा, बिकॉज ज़ाहिर है कि आप डॉक्टर हैं, आप ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं। इससे बचा कैसे जाए? क्योंकि हम कहते हैं कि घर की खिड़कियां बंद है तो हमारे घर में डेंगू नहीं आ सकता, जबकि ऐसा नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमने दिन में एक दफ़ा स्प्रे कर लिया, ये काफ़ी है। मैं चाहूँगी कि जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, स्पेशली माएँ और स्पेशली वो बच्चे जो कि बाहर खेलते हैं, जाके मट्टी में खेलते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो बच्चों ने शाम को बाहर तो जाना ही है, तो कैसे बच सकते हैं? डेंगू एक बीमारी ऐसी है जो हर काफ़ी मुल्कों में है। तो वो लोग जिस तरह फॉलो करते हैं, जिस तरह इंडोनेशिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे ये मौजूद होता है। वो लोग भी इसका पूरा साल जो है वो इसको मॉनिटर करते हैं और उसको देखभाल करते हैं किस तरह इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो इस तरह हमारे यहाँ जो एक तो गवर्नमेंट लेवल पे प्रिवेंशन है जो होनी चाहिए, फिर इनफरादी तौर पे जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारी वो बहुत ज़रूरी है, चाहे गवर्नमेंट कम करे, ज़्यादा करे या ना करें, लेकिन जो इनफरादी हमारी एहतियाती तदाबीर है वो लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि नुकसान हमारा अपना है। अगर हम एहतियाती तदाबीर नहीं करेंगे तो बाद में हम कितना भी गवर्नमेंट को ब्लेम करें, लेकिन हमारे बच्चे खुदा न खास्ता बीमार हो सकते हैं। तो जिस तरह आपने बताया, ये ज़रूरी है कि हम क्योंकि ये बीमारी मच्छरों की वजह से होती है, वायरस मच्छर के ज़रिए फैलता है, तो हमने हर वक्त हर तरह के मच्छर से अपने आप को महफूज रखना है। इसमें कोई आपने वो नहीं करनी कि XYZ जो है कोई मच्छर है, हर तरह के मच्छर से अपने आप को महफूज रखना है और हर वक्त महफूज करना है। शाम और दोपहर या सुबह ये वाला कंसेप्ट आम पब्लिक के लिए इसको हमें जर्नलाइज करना चाहिए कि हर वक्त हर तरह के मच्छर से अपने आप को जब आप महफूज बनाएंगे तो डेंगू समेत बाकी बीमारियों से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप पूरे आस्तीनों वाले कपड़े बच्चों को पहनाएं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी अहम बात लुबे लुबाब ये कि देखिए, अगर आपको कोई खुदा न खास्ता बीमारी हो जाती है, प्लीज़ गो एंड सी अ डॉक्टर, रादर देन आप कोई चीज़ सोशल मीडिया पे देख लें और बोलें कि नीम के पत्ते में लीमू का अर्क मिलाएं और 1 चम्मच उसको जो है फला छाल मिलाएं और उसके बाद अपनी हाल आप ख़राब करें। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़िए। आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान आर्मी बनी खैरपुर की रिहायशी खातून का सहारा शबीरा बीबी को की दुहाई पर पाक फौज फौरन मदद के लिए पहुंची। मजीद बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से। जी अहमर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी जो है वो मुतासर इलाकों में मौजूद है, लोगों की मदद कर रही है। इसी तरह का एक वाक़या खैरपुर में पेश आया है कि खातून
शब्बीरा बीबी हैं, उनकी जानिब से पाक फौज से रब्ता किया गया था और जब ये बात कोर कमांडर कराची को पता चली कि एक खातून जो है वो इस तरह मदद चाहती हैं, तो फौरी तौर पर जो है वो पाक फौज के जवानों को हिदायत दी गई कि वहाँ पर पहुँचा जाए, खातून की मदद की जाए। खातून को जो न सिर्फ जो है वो टैंक दिए गए, राशन दिए गए, कपड़े दिए गए, दीगर चीज़ें फराहम की गई, बल्कि वो जो पूरा गाँव था उसमें जो 150 लोग रिहाइश पजीर थे, 150 खानदान रिहाइश पजीर थे, उनमें राशन की तकसीम की गई है, मच्छरदानियाँ दी गई हैं, क्योंकि अब एक वहाँ पर बड़ा इशू ये चल पड़ा है क्योंकि पानी इतने दिनों से खड़ा है कि मच्छरों की वहाँ पर बड़ी तादाद है, जिसकी वजह से बीमारियों में लोग मुब्तला हो रहे हैं। तो इसलिए भी अब पाक फौज की जानिब से मच्छरदानियाँ तकसीम की जा रही हैं, दवाइयाँ फराहम की जा रही हैं, ताकि लोग जो है वो वहाँ पर जो मुतासरा लोग हैं कम अज कम अपनी ज़िंदगी जो है वो दुरुस्त अंदाज में गुजार सकें। इसी तरह रेलगाड़ियों के मुअत्तल होने की वजह से जो फाककशी पर मजबूर थे कुली, उनकी मदद के लिए भी जो है वो पाक फौज की जानिब से एक रिलीफ ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें जो कुली हैं उनके लिए राशन जो है वो बांटा जा रहा है, कुछ को जो है वो कुक फूड भी फराहम किया जा रहा है, पका हुआ खाना, ताकि कम अज कम वो इस मुश्किल हालात में अपने बच्चों का जो है वो पेट भर सके। जी बहुत शुक्रिया अहमद। तो कोटड़ी बैराज से आखिरी सैलाबी रेला भी गुजर गया। समंदर की तरफ पानी का अखराज 2 लाख क्यूसेक से नीचे आ गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सुबह के नुमाइंदे खुसूसी जुल्फ़िकार अली महतो से। जुल्फ़िकार बताइए। जी तकरीबन 1 माह के बाद जो है वो कोटड़ी बैराज पे अब सूरत हाल नॉर्मल हुई है और फ्लड वार्निंग सेंटर लाहौर ने जो रिपोर्ट इशू की है उसमें उनका ये कहना है कि ये लो फ्लड के लेवल से भी अब नीचे आ गया है, जिसका मतलब ये है कि इसका अब ये नॉर्मल बहाव है और ये सतह होती है 2 लाख क्यूसिक और इसका खराज जो है कोटड़ी बैराज से समंदर की तरफ अब 1,99,000 क्यूसिक है, जिसके बाद ये कहा गया है कि अब ये दरिया पर सुकून है और ये पांचों दरिया जो पाकिस्तान की धरती पे बहते हैं तकरीबन 30 अरब डॉलर का सैलाबी नुकसान के बाद अब तमाम के तमाम पर सुकून है और नॉर्मल बहाव में है। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार। चलें जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब थोड़ा सियासत का रुख कर लेते हैं। इमरान खान ने हफ्ते से तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। लाहौर से मुगला कन्वेंशन में खिताब करते हुए बोले कि हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी, आपने मेरे साथ निकलना है। जब मैं आपको कॉल दूं, जो भी आपको नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे, उसको वापस धमकी दो, ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। इलेक्शन से ये भाग रहे हैं, इनको पता है कि इलेक्शन अब ये नहीं जीत सकते। ये सारे मिलके कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कुर्सी को पकड़ ले और मुल्क बेशक नीचे जाए। आप सब तैयार हो जाओ, मैं कॉल दूंगा और इंशाल्लाह हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। और हुकूमत ने पीटीआई की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई का मुमकिना मंसूबा नाकाम बनाने की तैयारी कर ली है। रेड जोन को सील कर दिया गया है। सूबों से पुलिस, रेंजर्स और एफसी की 30,000 की नफरी तलब कर ली है। और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि धूनी तैयार है, जिसे सूंघते ही इमरान खान भाग जाएंगे। जो सूबे इस किस्म के मार्च की सपोर्ट करेंगे, जो कि इस रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा, दोज प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का विफाक के खिलाफ इमरान खान की तहरीक का साथ देने वालों को 2 टोक इंतबाह। कहते हैं जिस सूबे ने भी लॉन्ग मार्च वालों की मदद की, उसके खिलाफ कार्रवाई का अख्तियार आईन विफाकी हुकूमत को देता है और ये अख्तियार इस्तेमाल भी किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा 2014 के धरने में इमरान खान का साथ देने वाले आज कानों को हाथ लगा रहे हैं। वो शख्स पूरी कौम खसूसन नौजवान नस्ल को बदतमीज बना रहा है। एहतजाज सबका आईनी हक, लेकिन डी चौक पर चढ़ाई का अब कोई सोचे भी ना। धोनी तैयार की तो सूबेगा, उसमें करंट आ जाएगा और वो भागेगा, बड़ी गला पहुंच जाएगा। उनका आईनी हक है वो पार्क एक्ट 9 में अपना एहतजाज को करे, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धूनी की जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी पुलिस ने अमन व अमान यकीनी बनाने की तैयारियां शुरू भी कर दी हैं।
खंदकें खोदने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। ऑपरेशन डिवीजन को कैदी वैन्स फराहम, जख्मियों के लिए एम्बुलेंसेज भी अलर्ट कर दी गई हैं। कंटेनर्स और खारदार तार लगाकर रेड जोन के दाखिली रास्ते सील कर दिए गए। पुलिस और एफसी की भारी नफरी भी तय्युनात है। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई का मुमकिना लॉन्ग मार्च रोकने के लिए सूबों से पुलिस, रेंजर्स और एफसी के 30,000 एहलकार मांगे हैं। आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन्स और इजाफी शेल भी मंगवाए गए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि इमरान खान ताकत की भूख में सियासत चमका रहे हैं, हमें इस वक्त सिर्फ इंसानी खिदमत का सोचना चाहिए। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला सियासी नहीं, आर्मी चीफ की तैनाती का मामला जो है वो इंतज़ामी मामला है जिसका इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है। मज़ीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। और आप दिन रात देख रहे होंगे किस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म साहब ताकत की भूख में इस वक्त अपनी सियासत चमका रहा है, जब एक्चुअली 1/3 ऑफ पाकिस्तान डूब रहा है। मैं समझता इस वक्त हमें इलेक्शंस को भूलना चाहिए, सियासत को भूलना चाहिए, वोट मांगने को भूलना चाहिए और सिर्फ इंसानियत की खिदमत की सोचना चाहिए। जनरल की तैयारी के हवाले से जो बड़े जज्बाती हुए इमरान खान, आप क्या कहते हैं, क्या आपको भी मशवरे में शामिल किया जा रहा है? देखो, इमरान खान का सियासत पहले दिन से इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता रहा है, तो आज भी वो इसी सवाल पे सियासत कर रहा है, जबकि ये सियासत की शिकार बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ये एक नॉर्मल से कानूनी प्रोसेस है जिसका पूरा इख्तियार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास है और मुनासिब वक्त पे अमल भी करेगा। तो इस तमाम तर मामले पे हम बात कर लेते हैं। तज़किर अंबर रहीम शम्सी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगी। तो पहले ज़रा आगाज़ कर लेते हैं इमरान खान की तकरीर से। एक बार फिर उन्होंने तकरीर की। अच्छा, जिस वक्त अंबर उन पे ये कोर्ट वाला मामला चल रहा था तो उनकी टोन थोड़ी सी नरम हो गई थी। अब थोड़ा सा मामला अपलिफ्ट हुआ है तो एक बार टोन शार्प होती जा रही है। आपको भी ऐसा ही लगता है? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, ये अदालत का सिर्फ मामला नहीं है, आपको भी पता है और ये बात बहुत चल रही थी कि मुलाकातें हुई थी इमरान खान साहब की जो मुक़्तदर हलकों के साथ, और वो शायद यही बात हो रही थी कि शायद वो वाली बातचीत उस रुख नहीं गई जिस रुख इमरान खान साहब चाह रहे थे। अब देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब की सियासत का जो मरकज़ इस वक्त है वो यही है कि नवंबर से पहले आर्मी वो वज़ीर आज़म बन जाएं और आर्मी चीफ की तैनाती उनके हाथ में हो, उनके इख्तियार में हो। और अफसोस के साथ मैं यही कहूँगी कि जो सियासत का मकसद होता है, जो इंतखाबात का मकसद होता है, वो तो गवर्नेंस ही होता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो गवर्नेंस पे बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, टमाटर पे बिलाखिर बात नहीं कर रहे, क्योंकि जब वज़ीर आज़म थे तो उनका तो यही मानना था कि वो टमाटर की कीमतों का या भाव का हिसाब रखने नहीं आए। लेकिन चलें, अच्छी बात है क्योंकि महंगाई वाकई बहुत सख्त है और तनकीद बनती है हुकूमत पर। लेकिन इस वक्त जो उनको जल्दी नज़र आ रही है, और मैं कहूँगी कि ये जल्दी समझ से बालातर है कि आर्मी चीफ की तैनाती वो कर लें। अब वो बातचीत जिसकी बात मैं कर रही थी और बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, वो शायद ऐसा ही नज़र आ रहा है कि वो शायद उस रुख नहीं गई जिसकी वजह से अब उनकी तकारीर दोबारा से जाहिराना हो गई है। अब लॉन्ग मार्च की बात करें, देखिए, मैं तो समझती हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत जिन मसाइल में घिरी हुई है, जिसमें महंगाई बहुत बड़ा एक फैक्टर है, उसकी वजह से अवाम वैसी तंग है। वो आपको बाई इलेक्शंस में भी नज़र आएगा और नज़र आ रहा है। सही है। आपको जो एक गुस्सा है वो भी नज़र आएगा। तो ये मामलात अभी इतनी जल्दी हल भी नहीं कर सकते, जो भी हुकूमत होती है, और ये मौजूदा हुकूमत इसमें शामिल है, क्योंकि सैलाब की वजह से जो मईशत को नुकसान पहुंचा है, उससे मेरे ख्याल में अजाला करना, कुछ एस्टिमेट्स हैं, कुछ अंदाजे हैं कि 2 साल लग सकते हैं लोगों की बहाली के लिए और मईशत को भी बहाल होने में। सही है। तो ये मौजूदा हुकूमत गैर मकबूल होगी जिसको इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा। और मेरा तो ये भी मौक़िफ़ है कि जैसे उस वक्त जो PDM या पीपल्स पार्टी, JUIF और PMLN है, उन्होंने शायद कुछ हद तक गलती की थी कि पहले तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में चले गए और फिर फॉरेन इलेक्शंस नहीं कॉल किए। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी फ़ायदा होगा जल्द इलेक्शंस का, लेकिन शायद इतनी जल्दी नहीं जितना वो चाह रही हैं।
ना शायद उनकी मर्जी हो। अच्छा। और अभी जी जी, एक तो अंबर अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल ले लीजिएगा। हम देख रहे हैं कि खान साहब ने हफ्ते से ये तहरीक शुरू करने का कहा है, तो वो जो सियासी पारा बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, क्योंकि एक तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम प्रॉपर तैयार हैं, जो नफरी तलब की गई है। वफाकी दारुल हुकूमत, मैं ये कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन जिस तरह की तैयारी लग रहा है कि हमें फिर से एक जंग वाला मंजर ही देखने को मिलेगा कि आंसू गैस जो है वो उसके शल फेंके जा रहे हैं, लोग मुंतशिर किए जा रहे हैं। ये सियासी पारा जो बढ़ता है, इसको कम कैसे किया जाए? आप यकीनन आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, क्या अब ऐसा टर्निंग पॉइंट आ सकता है कि हम वफाकी दारुल हुकूमत में वो माहौल ना देखें जो हम देख देख के थक चुके हैं, क्योंकि एक दारुल हुकूमत ऐसा माहौल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी, ये जो मई में भी जो माहौल था अफसोसनाक था, जो एहतजाज कर रहे थे उन पे आंसू गैस भी फेंका गया था, गिरफ्तारियां भी हुआ था, और ये इससे आपको नज़र आ रहा था कि उस वक्त भी जो सियासी अदम एहतिकाम है, वैसे हमारी मईशत इस वक्त कमज़ोर है, उस पर भी असर पड़ा था। आपका एक जो अवाम में जो एक परेशानी है वो भी नज़र आ रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि मई में जो हमें मंजर नज़र आए थे, हमें 2014 में मंजर नज़र आए थे, ये अब बस बहुत हो गई, इसलिए क्योंकि इस वक्त जो असल जंग है ये हकीकी आज़ादी की जंग नहीं है, ये जंग है उन 33 मिलियन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में, और 5 मिलियन में कहूँगी जो सबसे ज़्यादा मुतासर लोगों के लिए जंग होनी चाहिए, जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, जिनके माल मवेशी चले गए हैं। अभी भी आप देखें कि डेंगू और मलेरिया की वजह से मज़ीद अमवात पेश आई हैं। 1500 तो वैसे ही अमवात पेश आई थी सैलाब की वजह से, और अब मलेरिया और डेंगू भी, ये वबाएँ भी फैल रही हैं बहुत जल्दी से। और यहाँ ये भी देख रहे हैं कि जिनकी जो कर्ज़ों में डूबे हुए थे, जो छोटे किसान थे, उनको कैसे बहाल किया जाए, जिनके घर चले गए हैं, जो इस वक्त दर बदर फिर रहे हैं, जो कैंपों में मुकीम हैं, जो इस वक्त स्कूल तबाह हो गए हैं, जो सेहत की जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स है वो तबाह गई, उनकी बहाली करनी, ये असल जंग है। आप देखें कि इस वक्त बहुत मशहूर सेलिब्रिटी एंजेलिना जोली अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदगी करती हैं। मैं आपको सॉरी मैं आपको रोकूंगा, मेरा यही सवाल था कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है, एंजेलिना जोली इज़ इन पाकिस्तान, ठीक है, पूरी दुनिया हमें इमदाद की नज़र से देख रही है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रहे हैं कि एक तरफ से एक हमारे लीडर कहते हैं कि जी मैं आ रहा हूँ, चढ़ाई करने जा रहा हूँ, अगली तरफ से कहते हैं कि जी हम इनको नहीं आने देंगे, हम धुनी देंगे, हमने 30,000 जो है वो बंदे रखे हुए हैं। क्या इमेज रह जाएगा हमारा दुनिया के आगे? जी, देखिए, मैं बताती हूँ कि इस वक्त इमेज क्या है दुनिया में, क्योंकि मेरी कुछ लोगों से बातचीत भी हुई गुज़िश्ता कुछ दिनों में, जो समझने की कोशिश करते हैं कि मुल्क में, जैसे आप और हम, हमारी जो ऑडियंस, आपकी ऑडियंस है, वो भी समझने की कोशिश हो रही है कि हो क्या रहा है। इस वक्त जो आपको एक डिस्कनेक्ट नज़र आ रहा है, यानी कि जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो ताकत या पावर पॉलिटिक्स है वो, और जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन है। अब आप देखें कि इस वक्त अमरीकी सदर जो बाइडन, क्योंकि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा जो इजलास है जनरल असम्बली का, वो उसकी सेशंस चल रहे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान का जिक्र किया। पाकिस्तान में जो ज़ेर आब इलाके हैं उनमें मुतासरीन की मदद के लिए एक अपील दी, कॉल दी। एंटोनियो गुटरेस जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो एडवोकेट कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी फोरम्स पे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी। मैं ये नहीं कह रही कि इस वक्त सियासत नहीं हो सकती, या ये जो पोलराइजेशन है ये हो नहीं सकती। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल हक है, वो एहतजाज करें, वो रैलीज़ करें। अब उन्होंने अपनी निफ्थ सेंचुरी की सेलिब्रेशन की है, बहुत अच्छी बात है, और ज़ाहिर है उनको फ़ायदा भी हुआ है, उनको जो बाई इलेक्शंस हैं उसमें बहुत फ़ायदा हुआ है, वो ज़रूर करें। लेकिन ये जो महाज आराई है इस वक्त, ऐसे वक्त जब इतना बड़ा एक कुदरती आफत भी नहीं है, तो क्लाइमेट चेंज, इसके लिए इत्तेहाद चाहिए होता है, इसमें एक पॉलिटिकल विल भी चाहिए होता है। इसके लिए आपको सियासी क़ुव्वतों को मिलकर एक शायद रूल्स ऑफ द गेम जो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे वो तय करने की ज़रूरत होती है। आपको याद होगा 2010 का जो सैलाब था, जिसमें कितना नुकसान हुआ था, कितने बड़े पैमाने पर था, तब भी आपको ज़्यादा इस किस्म की जो सियासी जो पोलराइजेशन है नहीं नज़र आ रही थी, आपको एक इत्तेहाद नज़र आ रहा था। इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान में जो ये जो दो हिस्सों में बटे हुए हैं हम,
पावर पॉलिटिक्स एक तरफ और सैलाब मुतासिर एक तरफ। लोगों को वाकई मैं समझती हूँ कि शहरों में या शहरी लोग हैं, उनको नहीं पता कि कितने लोग इस वक्त परेशान हैं और किस हद तक परेशान हैं, इनको क्या क्या ज़रूरत है। इस वक्त डेटा आपके पास मुकम्मल तौर पर नहीं है, इस वक्त असेसमेंट्स बहुत ज़्यादा ये पहली चीज़ होनी चाहिए। आपके पास जो इफेक्टेड एरियाज हैं उनका डेटा होना चाहिए, वहाँ तक रसाई कैसे करनी है, वहाँ के लोगों को बहाली की तरफ कैसे लेके जाना है, बजाय इसके कि आप ये कहें कि हमने नफरी बुला ली और वो पहुंचेंगे तो ये होगा उनके साथ, और वो ये कहें कि हम तो इतनी आवाम लेके पहुंचेंगे। तो हमें पॉलिटिक्स को ब्रेक लगाना चाहिए। शो में ब्रेक का टाइम हो रहा है, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तो अब आपको हम ये बताएंगे कि हालिया बारिशों ने तारीखी मकली कब्रिस्तान में सब्ज़ी की एक चादर बिछा दी है। सालों से मकबरों पर लिपटी गर्दो गुबार भी हटी है, जिसके बाद ये मकबरे जो हैं ये एक अजीब सा मंजर पेश कर रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं ठट्ठा से ज़ुहैर अली। जी ज़ुहैर। बिल्कुल, हालिया बारिशों ने जहां ज़िला ठट्टा के अंदर तबाही मचाई, तो वहीं मकली के तारीखी कब्रिस्तान के लिए ये हालिया बारिशें बाइस रहमत बन के पड़ी हैं। मकली का तारीखी कब्रिस्तान 912 एकड़ की अराजी पे मुईद है। इर्द गिर्द जो मकबरों के जो जगह बाकी मौजूद थी, वहाँ पे इंतहाई दिलकश घास उगाई है बारिश गिरने के बाद, और इर्द गिर्द जो कब्रिस्तान का जो इलाका है वो इंतहाई दिलकश मनाजिर पेश कर रहा है। जबकि जो यहाँ पे सिंध पे तवील अरसे हुक्मरानी करने वाले 37 अहम शख्सियात, जिनमें अरगून तातारी और समो दौर के जो मकाबिर यहाँ पे मौजूद हैं, उनके ऊपर जो मट्टी पड़ी थी सालों से, वो हालिया बारिशों के बाद धुल गई है, जिसके बाद इंतहाई दिलकश मनाजिर पेश कर रहे हैं मकबरे हैं। और इनके ऊपर जो नक्श व निगार थे गुजराती और मुगलिया तर्ज तामीर के, वही इंतहाई उभर के सामने आ गए हैं। जिसके बाद यहाँ पे सयाहों का जो है बड़ा रश लगा रहता है। जगह जगह छोटी छोटी घासों ने जो है वो मज़ीद जो है इस मकली के तारीखी कब्रिस्तान का हुस्न जो है वो निखार दिया है। इस वक्त मैं मिर्ज़ा जानी बेग के मकबरे के बाहर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, देखें कि कितने इंतहाई दिलकश मनाजिर जो है मकली का तारीखी कब्रिस्तान पेश कर रहा है। जो इर्द गिर्द के अंदर छोटी छोटी कब्रें हैं, वहाँ पे भी घास उगाई है, जहाँ पे सयाह आकर के लुत्फ़ हो रहे हैं, अपने अहले खाना के साथ आ रहे हैं और पिकनिक का मज़ा भी दोबाला किया जा रहा है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों में तिलिस्माती और तसव्वुराती दुनिया का तजुर्बा करने की चाह बहुत ज़्यादा होती है। आजकल के बच्चे गेम्स खेलते हैं और कार्टून्स ज़्यादा देखते हैं। बच्चे जो देखते हैं वो ही सीखते हैं, तो क्यों ना बच्चों को एनिमेशन भी सिखाई जाए। मोबाइल और सोशल मीडिया के इस दौर में बच्चों को इस फील्ड में आगे लाना कोई वैसे मुश्किल काम तो नहीं। पाकिस्तान में सलाहियत भी मौजूद है। हमें चाहिए कि बच्चों को ये हुनर सिखाया जाए ताकि वो आगे बढ़ें और ख़ुद ये तमाम तर चीज़ें करें, ना कि सिर्फ देखें। एनिमेशन को निसाब का हिस्सा भी मेरे ख्याल में होना चाहिए। इसी पर बात करते हैं फराज हैदर से, जो एनिमेशन के शोबे से ही वाबस्ता हैं। सरफराज, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में जो एनिमेशन है उसका क्या स्कोप है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ हमारे इतने टैलेंटेड लोग हैं जिन्होंने बाहर हॉलीवुड में भी जाके नाम कमाया है। जी बेशक। फैसल भाई, सबसे पहले ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही इसका स्कोप नहीं है, ये पाकिस्तान से बाहर भी, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में अब ये एनिमेशन, आपको जानते ही हैं कि हर जगह ही है तकरीबन। एनिमेशन को कुछ लोग इस हिसाब से देख रहे हैं कि हॉलीवुड की मूवीज़ देख लेते हैं तो समझते हैं कि बस यहीं तक एनिमेशन जो है महदूद है। ऐसा नहीं है। हमारी सुबह का आगाज़ तकरीबन, अगर मैं कहूँ कि एनिमेशन से शुरू होता है और इख्तिताम जो है वो भी एनिमेशन पे ही होता है, तो ये बात कहीं सही है, कहीं एक हद तक सही रहेगी। सुबह जब हमारे बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो उन्होंने कार्टून लगा लेते हैं, वो भी 3D एनिमेशन पे ही है, एनिमेशन आप देख रहे होते हैं। हम बच्चों को, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि बच्चों को सिखाने के लिए हमें एनिमेशन का सहारा लेना पड़ रहा है। बच्चे जो सीखते हैं, आपने बिल्कुल कहा, जो देखते हैं वही सीखते हैं किसी चीज़ से। एनिमेशन सर, एनिमेशन के हवाले से अगर की बात की जाए तो ये देखें, इसके ऊपर सिर्फ 10-15 मिनट भी काफ़ी नहीं है, मेरे ख्याल में काफ़ी इस पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन तवील गुफ्तगू इससे बेहतर है कि शॉर्ट आपको थोड़ा सा मैं बता सकूं जो मैं बता सकता हूं। जी जी सर, एनिमेशन एक है एनिमेटर, और एनिमेशन जो है वो एनिमेशन करने वाले को एनिमेटर कहते हैं। एक एनिमेटर को, जो एक एनिमेटर की ज़रूरत, जो आर्किटेक्ट को भी एक एनिमेटर की ज़रूरत है, एक इंजीनियर को भी एनिमेटर की ज़रूरत है, एक टीचर को भी एनिमेटर की ज़रूरत है। हर फील्ड में आपको एक एनिमेटर चाहिए चाहिए।
आप जैसे कि अभी मेरे साथ एक वाक़या पेश आया मेरे दोस्त के साथ कि उनको ज़रा कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो सर्जरी के बारे में उन्होंने सर्जरी से ज़रा खौफ ज़्यादा थे, कुछ सर्जरी के मुतालिक उन्हें मालूमात हासिल करनी थी। तो उन्होंने ये चीज़ भी, सर्जरी की चीज़ भी उन्होंने जो किस तरीके से होगी, क्या प्रोसीजर होगा, वो सारा उन्होंने अपना यूट्यूब किसी भी आप प्लेटफॉर्म ले लें जो आजकल जैसे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, वहाँ उन्होंने चेक किया तो वो भी उनको एज आ एनिमेशन करके एनिमेट करके दिखाया गया कि ये तरीका होगा, इस तरीके से आप ये प्रोसीजर होगा जी पूरा। ठीक है। अच्छा, हमारे निसाब में सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं बिल्कुल निसाब की तरफ ही आ रही थी। हम अपने बच्चों को ड्राइंग सिखाते हैं, मतलब अभी बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, माएँ घर में बच्चों को कलर्स का बताना शुरू कर देती हैं, ड्राइंग्स का बताना शुरू कर देती हैं। मुझे ये बताएं कि हम एक सर्टन क्लास तक स्कूल में ड्राइंग को अपनी निसाब का हिस्सा बनाते हैं, वाई नॉट हम आगे जाके भी बच्चों को ड्राइंग के बजाय फिर हम एनिमेशन की तरफ आ जाए कि वो हम छोटी ही क्लास से सिखाना शुरू करें, ताकि जब वो बड़ी एज को पहुँचे तो उन्होंने सीखा हुआ भी हो, कमाई का भी उनके लिए ज़रिया हो जाए, और हमारी जो यूथ है, जो हमारा बच्चा है, जो हमारी नई जनरेशन है, वो इन्वॉल्व होना शुरू से ही शुरू हो जाए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये होना चाहिए। देखिए अभी जो हमें पढ़ाया जा रहा है हमारे हिसाब में MS-DOS पढ़ाया जा रहा है, जो कि पढ़ाएं कोई मसला नहीं है, लेकिन आप देखें अभी डिजिटल मीडिया का दौर है, आप लोग चांद पे जा रहे हैं और आप अभी भी जो है वो बैलगाड़ी में सफ़र करने की बात कर रहे हैं। एनिमेशन को आपने जैसे कि कहा कि शुरू से हमें अपने स्कूल में बच्चों को तालीम देनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, और अगर इससे दें तो हमारे रोज़गार के मौके भी बहुत हमें फराहम हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आज आप इंटरनेट पे देखते हैं तो आपको लातादाद इसमें जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, पाकिस्तान से बाहर। आजकल कोविड ने जहां हमसे बहुत कुछ छीना है, वहां हमें कुछ सिखाया भी है। अब हम रिमोटली बैठ के अपने घर में जो है बाहर किसी भी कंट्रीज़ के लिए काम कर सकते हैं, और एनिमेटर्स के लिए तो समझे कि मौके जो हैं बिल्कुल, मैं कहूँ कि दोनों हाथ खोले ऐसे खड़े हैं लोग कि एनिमेटर को वेलकम कहने के लिए। और एक जो रोज़गार का मसला है ये भी हल हो जाता है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो एक क्रिएटिविटी है किसी बच्चे की, जैसे कि महक आपने बहुत अच्छा कहा कि ड्राइंग जैसे बच्चे करते हैं तो अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, इसी तरीके से एनिमेशन में हम अपने ख़यालात का इजहार भी कर देते हैं और उसको एक शक्ल दे देते हैं। सिर्फ ड्राइंग करके तो हम एक समझे कि एक स्टिल एक चीज़ बना देते हैं, लेकिन उसमें एनिमेशन करने के बाद हम उसको बाकायदा एक शक्ल दे सकते हैं कि किस तरीके से इसका किस तरीके से इस पर काम होगा, क्या होगा। अच्छा, अगर कोई इंजीनियर भी है तो अब मैं कोई डेमोस्ट्रेशन देना चाह रहा हूँ अपने किसी पार्ट्स की, या किसी को मैं समझे कि मैं एक छोटी सी एक गाड़ी को ईजाद कर लेता हूँ, जैसे कि आजकल बहुत किस्म की गाड़ियाँ ईजाद हो रही हैं माशाल्लाह से, पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल कार्स पे काम हो रहा है, कुछ भी यानी कि आप ले लें, तो उसकी डेमोस्ट्रेशन देने के लिए सबसे पहले मैं उसको 3D पे एक मॉडल करूँगा। 3D पे जो मॉडल करूँगा फिर दिखाऊँगा, फिर देखा जाएगा, फिर ये यानी कि अगर कहें कि हमारा जो ये एनिमेशन का जो एक फील्ड है ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसको कहीं अभी तक मैंने ये नहीं देखा कि कहीं स्टॉप लग रहा है, कहीं ये इस पे ये काम नहीं हो सकता या इस पे ये काम बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है। पहले हम समझ रहे थे कि 3D जो है एनिमेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है हमारे हॉलीवुड की हद तक महदूद है। पाकिस्तान में जिस तरीके से अब सीरीज़ बनना शुरू हुई हैं एनिमेशन पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में कुछ ऐसे लड़के भी हैं जिन्होंने हॉलीवुड के लिए काम किया है, जैसे कि आप जानते ही हैं जी। तो अच्छा, लेकिन क्या है सर, अब मैं एक चीज़ मैं ये भी, क्योंकि हमने बच्चों के आज फोकस किया हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि किस एज से स्कूल्स में इस चीज़ को इनकलकेट करना शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि स्कूल तो देखे करते हैं, हमारे टाइम पे भी भाई कंप्यूटर लैब, उस वक्त नया कंप्यूटर आया था राइट, लेट 90s में पाकिस्तान में, तो कंप्यूटर लैब एक फैंटेसी होती थी और बच्चे जाते थे और वो सारी चीज़ें। बट मसला ये है कि वो कंप्यूटर लैब हमारे इसलिए काम नहीं आया क्योंकि जिन्होंने बनना था वो बने, जिन्होंने नहीं बनना था वो नहीं बने। अब सिचुएशन ये है कि हम अपने बच्चों को इस फील्ड में, चाहे वो स्कूल का हो या फिर हम घर में, किस एज से इसमें मुतारिफ कराना चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? देखिए, एज तो एक तरीके से मैटर करती है, लेकिन जो आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिस तरह आपकी चल रही है, जैसे आपने कहा कि कौन सी क्लास से, तो मैं समझता हूँ कि 5th या 6th से स्टैंडर्ड से आपका बच्चा इतना एबल होता है कि वो उस चीज़ को पिक कर ले। आप 3D गेम्स खेल लें, आप एनिमेशन वाली गेम्स खेल रहे हैं, आप क्या नाम है कार्टून कैरेक्टर्स देख रहे हैं, मॉडलिंग देख रहे हैं उसके अंदर हो रही है, एक तरीके से आप
गेम्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो एनिमेशन के अंदर जितने भी आपको मॉडल्स नज़र आ रहे होते हैं, जैसे कि एक मशहूर कोई गेम्स हैं, अगर आप चाहें तो मैं उस गेम का नाम ले लूँ, बहुत मशहूर है पबजी। तो पबजी में आप जो देखते हैं वो जो क्रिएट हुई हुई है चीज़, तो वो एक तरीके की एनिमेशन ही चल रही है, वो 3D पे मॉडल हुए हैं। अब ये 5 to 6 क्लास वाला बच्चा जब वो गेम खेल सकता है तो क्या उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि मैं ये जो चीज़ मैं खेल रहा हूँ तो ये किस तरीके से मैं क्रिएट कर सकता हूँ, क्या मैं अपना खुद एक गेम बना सकता हूँ। इतने देखें ये चीज़ें जो हैं आजकल वर्ल्ड वाइड दुनिया में गेम्स के ऊपर कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, चैम्पियनशिप्स हो रही हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम ये अगर अपने निसाब में शामिल कर लें, जैसे कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि 5 to 6 क्लास से अगर हम इसको ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी भी हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, थोड़ा नहीं बहुत पीछे चल रहे हैं। अभी हम सिर्फ डॉस और MS पेंट करा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और 3D की तरफ। फराज, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे हम इंटरनेशनली जो एक लेवल सेट किया गया है उसको बीट कैसे करेंगे। तो हमें अपने बच्चों को अप टू डेट रखना बड़ा ज़रूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली हम नहीं रख पाते, क्योंकि शायद हमारा स्कूल का निसाब ऐसा होता है कि सिर्फ हम दीगर सब्जेक्ट्स पे तवज्जो देते हैं। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स कंट्रोल करने के लिए बनाई गई शाहीन फोर्स सड़कों पर कहाँ कहाँ ड्यूटी दे रही है, कितनी फाल है, कितनी एक्टिव है, शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शहर में लूट मार और मज़ाहमत पर कत्ल में मुलविस डाकुओं पर झपटने के लिए पुलिस के 300 शाहीनों पर मुश्तमिल फोर्स 7 सितंबर को तैयार की गई थी। कराची पुलिस ने दावा किया था कि शाहीन फोर्स लुटेरों को लगाम डालकर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, लेकिन ये फोर्स कितनी फ़ाल है और किस तरह लोगों को स्ट्रीट क्रिमिनल से बचा रही है, ये जानने के लिए टीम समा ने शहर में सड़कों की खाक छानना शुरू की। इस वक्त हम शहर की मुताद्दिद सड़कों का विजिट कर चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ शाहीन फोर्स तो क्या, हमें उनकी कोई पिकेट तक नजर नहीं आई और लोकल पुलिस की भी स्नैप चेकिंग हमें यहाँ पर नहीं मिली है। KDA चौरंगी से असगर अली शाह स्टेडियम जाने वाली सड़क भी इन इलाकों में शामिल है, जहां मुल्जिमान दिन दिहाड़े शहरियों की जानो माल से खेलते हैं, लेकिन यहां भी शाहीन फोर्स का नामो निशान नहीं मिला। स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों अपनी जमा पूंजी लुटाने वाले कहते हैं कि नई पैकिंग में पुराना माल देकर बेवकूफ बनाया गया है। फोर्स बनाई गई है, इसका नाम शाहीन फोर्स रखा गया है। इसका मुझे खास आइडिया नहीं, इसका मुझे खास कोई आइडिया नहीं। ये ऐसी फोर्स कभी आपने रोड पर देखी है? नहीं। आपने शाहीन फोर्स के बारे में सुना है? किसके? शाहीन फोर्स। नहीं। ऐसी कोई फोर्स रोड पर देखी है? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखी। शाहीन फोर्स के कयाम के बाद शहर में लूट मार की सूरत-ए-हाल चूं की तूं है। गुज़िश्ता 10 दिनों के दौरान डकैत शहरियों को 1600 मोटरसाइकिलों और 65 गाड़ियों और दर्जनों मोबाइल फोन से महरूम कर चुके हैं। एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स, स्केटिंग फोर्स और अब शाहीन फोर्स अपने इब्तिदा के चंद रोज बाद ही सड़कों से गायब हो चुकी है और स्ट्रीट क्रिमिनल अपनी वारदातें जारी रखे हुए हैं। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। अच्छा जी, अब लाहौर का रुख करते हैं। यहाँ का इलाका वेलेंशिया टाउन एक ऐसी वर्कशॉप है जहाँ खुसूसी अफराद अपने जैसे कई अफराद की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं आयशा अता की रिपोर्ट। लाहौर का रिहायशी हैदर बनाम मिसाल जो करता है खुसूसी अफराद के लिए व्हील चेयर्स तैयार। सिर्फ मैनुअल ही नहीं, इलेक्ट्रिक और कस्टमाइज्ड व्हील चेयर्स भी इस वर्कशॉप में तैयार की जाती हैं। एक ख्वाब के खुसूसी अफराद इसकी तरह खुद को जमीन पर नहीं घसीटेंगे, जिसे हैदर ने वर्कशॉप बनाकर ताबीर दी। मैं सबको ट्रेनिंग भी देता हूँ, काम भी देता हूँ, समझाता भी। फीचर अच्छी बना कर अगले बंदे को भी पता चलता है यार इधर बहुत अच्छा काम है। फीचर तो बगैर गुजरा, फिर मैं चाह रहा हूँ कि बचपना जड़ा ना फीचर तो बगैर ना गुजरे, फीचर मिल जाए कि वो अपनी ज़िंदगी बना सके। ज़ेवर तालीम से महरूम हैदर और इसके साथी अगरचे चलने फिरने से भी महरूम हैं, मगर इंजीनियर बाकमाल हैं। किसी के लिए कुछ करने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, लगन की ज़रूरत होती है।
और अल्लाह ताला का शुक्र है हम व्हीलचेयर यूज़र हैं, खुद भी डिसेबल पर्सन है और हमें दूसरे लोगों की फीलिंग्स का बेहतर तरीके से ज़्यादा अंदाज़ा है। खुसूसी अफराद की जानिब से बनाई गई ये वर्कशॉप सबूत है इस बात का कि इरादे पुख्ता और हौसले बुलंद हों तो कोई भी चीज़ राह की रुकावट नहीं बन सकती। हैदर और उनके साथियों का कहना है कि अपने जैसे हजारों अफराद के लिए आसानियां पैदा करके इन्हें जो सुकून मिल रहा है इसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। कैमरामैन जवाद तहिया के साथ आयशा आदा, समा, लाहौर। अब आपको अहम खबर देंगे। तहरीक इंसाफ ने 16 अक्टूबर को कौमी असम्बली के 8 हलकों में होने वाले ज़मीनी इलेक्शन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने 16 अक्टूबर को कौमी असम्बली के 8 हलकों में होने वाले ज़मीनी इलेक्शन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। और ये 16 हलके थे, ये 8 हलके थे जहाँ पर 16 अक्टूबर को होने थे ज़मीनी इलेक्शन और इसको रोकने की इस्तदा दी गई है। और इलेक्शन कमीशन का मर्जी के हलकों में इलेक्शन कराना आइन और जमहूरियत के मुनाफी है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है। जुल्करनैन बताइए। देखिए, तहरीक इंसाफ ने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो 8 सीटों के ऊपर इंतखाबात करवाए जा रहे हैं ये आइन और कानून के खिलाफ है, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ ने 123 जो सीटें हैं उनके ऊपर एक साथ इस्तीफे मंजूर करके इंतखाबात कराने का केस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखा है। इसलिए पिक एंड चूज करके हल्कों को इलेक्शन करवाना आइन की मंशा नहीं है। और इससे अगर इंतखाबात हो गए तो जो PTI की एप्लीकेशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसके ऊपर भी ये मामला असरअंदाज होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि जो 16 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात है उनका शेड्यूल मुअत्तल करके जो पोलिंग का अमल है उसको रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। दीगर मौज़ूआत भी आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन पहले एक ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आपको बताएं कि किसी भी सेहतमंद इंसान के लिए ज़रूरी होता है कि वो ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर हेल्दी हो। अगर वो नहीं है तो यकीनन वो फिज़िकली हेल्दी नहीं होगा। एक और अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 36% लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार है। मुझे लगता है ये जो रेशो है ये ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हर 10 में से 9 बंदा ऐसा है जो कि आज के वक्त में एंजाइटी का या किसी न किसी तरह डिप्रेशन का शिकार है। ज़रूरी ये है कि ज़हनी और नफ्सियाती जो हमारी सेहत है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अब ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे जज्बात है, एहसासात है, जो रवैये है वो दूसरों पर और स्पेशली हमारी अपनी ज़िंदगी पर कितना असरअंदाज होते हैं, लेकिन लोग इसका इलाज क्यों नहीं करवाते। और फैसल, मैंने ये देखा कि जब भी मैं कभी किसी से कहूँ ना कि आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएं, किसी से कोई मशवरा ले, तो वो बुरा मान, वो कहते हैं ये क्या कह रहे हैं, मतलब इन्हें क्या लगता है कि हम पागल हैं। तो ये एक ऐसी सोच बन गई है जिसको मुआशरे से ख़त्म करना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, वो पागल होते रहेंगे, हाँ। लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ओके आप पागल नहीं है, नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको डिस्कस करना है ना, डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नफ्सियात डॉक्टर शर्मीन खान हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं, शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वही चीज़ जो मैं फैसल से करी थी, ये तो हम बाद में आएंगे कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसका आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट है, लेकिन आपने भी ये चीज़ फेस की होगी और ये चीज़ नोट भी की होगी कि लोगों को आप कभी कहें कि आप किसी से मशवरा कर लें या किसी से डिस्कस कर लें या कोई थेरेपी आप करा लें तो लोग बुरा मान जाते हैं, ऐसा ही है? हाँ, क्यों? नहीं मैं ठीक हूँ। ये सोच क्यों है लोगों की कि या हमारी सोसाइटी में ये अभी तक अवेयरनेस क्यों नहीं है क्योंकि मुझे जानना है, किसी से मशवरा करना है, किसी के साथ कंसल्ट करना है? दरअसल हमारा जो एक सेहत की तरफ एक नज़रिया है वो ये है कि हम डॉक्टर के पास भी तभी जाते हैं जब दिल का दौरा पड़ जाए या कैंसर हो जाए, बुखार खांसी के अंदर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता कि क्या वहाँ जाएंगे 6 और मसले निकलेंगे, तो बेहतर है कि ना जाएं। और अगर एंटीबायोटिक भी डॉक्टर ने दे दिए और बोला है 6 दिन खाना है, तो हम 2 दिन खाने के बाद बोलते हैं बस तबीयत ठीक है, दवाई के ऊपर आदत नहीं डालनी। तो उसी तरह अगर आप जिस्मानी बीमारियों के लिए ये नज़रिया रखते हैं तो नफ्सियाती बीमारियाँ जो सोच की परेशानी की होती हैं, उसके लिए किसी के पास जाना, उनके साथ वक्त गुजारना, बात करना, लोगों को लगता है कि ये वक्त ज़ाया करने वाली बात है, कौन सा हम मर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि जैसे कि हमने ये देखा कि हमारी सोसाइटी में
हर कोई आजकल एंजाइटी का शिकार है, हर कोई डिप्रेशन, मेरे ख्याल से शायद मैं भी किसी ना किसी तौर पे डिप्रेशन में आ जाती हूँ, फैसल भी आते हैं, क्योंकि हमारी रूटीन ऐसी है ना। अच्छा, उसमें अगर कोई शख्स डिप्रेशन में आ रहा है, उसको पहली चीज़ क्या करनी है? सबसे पहले ये ज़रूरी है ये पता होना कि उदासी या परेशानी हम सबको होती है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। डिप्रेशन एंजाइटी का जो लफ्ज़ है वो भी एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। हाँ। मगर जो बीमारी होती है डिप्रेशन या एंजाइटी की, उसके अंदर हमारा काम और हमारी सोशल लाइफ इम्पैक्ट होती है। तो अगर कोई ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा या काम में दिल नहीं लग रहा, फिर वो एक्चुअली बीमारी होती है डिप्रेशन या एंजाइटी की। और उसके अंदर क्या करना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो रही है, तो ज़रूर किसी से बात करें। माहिर नफ्सियात एक साइकाइट्रिस्ट होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं और फिर काउंसलर्स होते हैं। तो ये भी देखना कि उस पॉइंट पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो भी ज़रूरी है। राइट। अच्छा, अब शमीन से मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि दीगर मेडिसिन फील्ड्स में भी ये क्वैक्स होते हैं, तो इस फील्ड में रेगुलेशन कैसी है? पाकिस्तान में रजिस्टर्ड साइकाइट्रिस्ट जो MBBS डॉक्टर हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन साइकाइट्री में करते हैं, कोई तकरीबन 500 हैं। ठीक है। अच्छा। जहाँ रही बात साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी की कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है पाकिस्तान में फ़िलहाल। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपको मिनिमम मास्टर्स या PhD होना होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसके अंदर भी अगर आप कभी नफ्सियाती मदद ढूंढ रहे हैं, तो ये देखना ज़रूरी है कि कम से कम मास्टर्स डिग्री हो साइकोलॉजी या किसी रिलेटेड फील्ड में हो। अच्छा। और उसके अंदर भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो डायग्नोस कर सकते हैं कि अगर आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी है। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो काउंसलर्स होते हैं, जिन्होंने मास्टर्स किया होता है मिसाल के तौर पे मैरिटल काउंसलिंग में या चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में। तो ये भी देखना कि जब आप किसी के पास जा रहे हैं, उनसे पूछना कि आपका मास्टर्स किस चीज़ में है, आपकी एक्सपर्टीज़ किस फील्ड में है और आप किन चीज़ों से डील करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि इससे तो फिर यकीनन नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ता होगा। जाहिर है कि जो डिग्री होल्डर्स आएंगे, जो वाकई में आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, वो तो बेचारे पीछे हैं और बाकी लोग आगे हैं। जी, ये तकरीबन होता है, मगर मैं कहूँगी कि जो लोग नफ्सियाती मदद ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना होमवर्क करके जाएं, क्योंकि उनकी भी एक ज़िम्मेदारी अपने तरफ होती है ना, और वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा शर्मीन, मुझे बताएं कि मैं ये मिसाल दे रही हूँ कि जैसे मैं किसी डिप्रेशन का शिकार हूँ, कितना ज़रूरी है कि जो मेरे साथ बैठा शख्स है वो एक अच्छा लिसनर हो, बजाय इसके कि मैं अगर उसको कोई बात बता रही हूँ वो कहे कि नहीं पहले तो मेरी बात सुनो। लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमें दूसरे को बोलने का मौका देना चाहिए, जो हम अक्सर नहीं देते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे लगता है कि एक ग्लोबल लेवल पे सब कुछ इतना तेज़ हो गया है कि हमने सुनना छोड़ दिया है, और हमें इतनी जल्दी होती है कि बस अपनी बातें कर लें, कोई मुझे सुन ले। क्योंकि फैसल एक्सपीरियंस कर चुकी है कि मुझे बहुत जल्दी होती है, मैं कहती फैसल बस मेरी सारी बातें सुनो, तुम अभी चुप रहो, पहले मेरी बात सुनो। एंड आई एम अ गुड लिसनर। नहीं, नो डाउट ही इज। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में जैसे कि मियाँ बीवी का रिश्ता है, तो मियाँ या बीवी में से किसी एक को अच्छा लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहन भाई का रिश्ता है, किसी एक को अच्छा लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अम्मा अब्बा हैं, बच्चों के साथ अम्मा अब्बा का जो कम्युनिकेशन गैप है, उसकी वजह ही यही है कि या तो बच्चे जो हैं वो सही तरह बता नहीं पाते, या अम्मा अब्बा सुन नहीं पाते सही तरह। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, और इसके मैं एक दो टिप्स दे सकती हूँ। उसको एम्पैथेटिक या हमदर्दी से सुनना कहते हैं। तो उसके अंदर ये कि अगर कोई आपसे बात करे, उनको देखें, फ़ोन साइड पर रखते हैं, सिर्फ उनकी बातों पे गौर करें। और अगर आपने कहा है कि हाँ कल मैं बच्चों का होमवर्क कराई थी एंड बहुत मुश्किल था, राइट, तो देन मैं आपको वापस भी दोहराऊँ, अच्छा बहुत मुश्किल था, क्या हुआ, ठीक है, ताकि वो एक इंटरेस्ट आ रहा है, डेवलप हो। हाँ, और अगर मैं ऐसे करके बैठ के आपसे बात कर रही हूँ तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि क्या मैं कहूँगी उधर मुँह तो मेरी क्या बात सुनी होगी शर्मीन ने। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये एक दो चीज़ें हैं कि वापस बताना सवाल और उन लोगों को वो स्पेस देना। और जहाँ मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है, उसके अंदर मैं एक एक्सरसाइज देती हूँ कि रोज़ अगर सिर्फ 20 मिनट निकाल दें अपनी ज़िंदगी के, जहाँ 10 मिनट आप बात करें, 10 मिनट मैं बात कर रही हूँ, और एक दूसरे की बात सुन लें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और आपका रिश्ता ज़्यादा मजबूत भी हो जाता है। थैंक यू सो मच शर्मीन, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी तो बातें सुनाते रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट दूसरे को तो सुने कि वो क्या कहना चाह रहा है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। क्रिकेट के मैदान से आपको खबर देंगे, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। ना मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया, ना बॉलर्स कोई मुआजिजा कर सके। होम ग्राउंड पर पहले ही मैच में नाकामी ने बाबर 11 पर दबाव बढ़ा दिया। ग्रीन शर्ट्स के मुख्तसर फॉर्मेट में ये मुसलसल तीसरी शिकस्त है। दूसरे T20 से पहले होने वाला प्रैक्टिस सेशन मंसूख कर दिया गया। कौमी क्रिकेटर्स ने टेनिस खेली। इंडोर गोल्फ और स्नूकर में भी सलाहियतों के जौहर दिखाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक पहले T20 इंटरनेशनल से 1 करोड़ 30 लाख रुपए की गेट मनी जमा हुई। ये तमाम रकम प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड में जमा करवाई जाएगी। तो प्रेशर में तो होंगे बॉयज, सब पे बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, गुड मॉर्निंग, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो पहला T20 तो सर डन एंड डस्टेड हो गया है। हम हार गए थे और कभी कभी लगता था कि मैच में हैं और कभी कभी लगता था कि हमारा मैच में दिल ही नहीं है। तो आज के लिए कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर सेम टीम के साथ जाएंगे? जी फैसल और महक, आपको भी सुबह खैर। देखें, सुबह का टाइम में अगर कोई तल्ख बात करेंगे तो कहेंगे कि गैर जरूरी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन चेंजेस तो मेरे ख्याल में बनती हैं कि शादाब खान को वापस आना चाहिए। मोहम्मद हसनैन अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, उनको आना चाहिए। मेरे ख्याल में आसिफ अली को भी खिला दें। अब आपने जब T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया हुआ है और आप कह रहे हैं कि जी हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फैसल ये बहुत सारे पिछले भी प्रोग्रामों में मैं आपके साथ यही बात करता रहा हूँ, आज भी ये बात कर रहा हूँ कि हम जिस तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं शायद ये वो तर्ज क्रिकेट नहीं है जिस पे हम T20 वर्ल्ड कप में जाएं या दुनिया की बड़ी टीमों को हराएं। मेरे ख्याल में हमें अपना अंदाज चेंज करना होगा। अब देखें ना, मिडिल ऑर्डर बैटिंग मुसलसल नाकाम रह रही है। हम लगातार 3 मैचेस हारे हैं, 2 श्रीलंका से एशिया कप में हारे हैं, फिर नेशनल स्टेडियम कराची में जहां हमारा 100% रिकॉर्ड था, पिछले 7 T20 हम जीते हुए थे, फाइनली पहला T20 हार गए। इंग्लैंड की ये टीम जिसमें उनके 7 से 8 मेन प्लेयर नहीं है, उससे भी हम हार रहे हैं। मेरे ख्याल में मिडिल ऑर्डर बैटिंग में मैं ये नहीं कहता कि आप शुएब मलिक को डाल दें, आप उमर अकमल को ले आए, आप साइम अयूब को खिला दें या XYZ जिसको भी चाहें आप खिलाएं, लेकिन बहरहाल मिडिल ऑर्डर बैटिंग के मसाइल तो हैं। अब एग्जीक्यूशन आपने कैसे करानी है ये तो अब सिलेक्शन कमेटी का मसला है, टीम मैनेजमेंट का मसला है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम में खामियां तो हैं। उन खामियों को जब तक दूर नहीं करेंगे तो शायकीन क्रिकेट को भी बुरी खबरें मिलेंगी और पाकिस्तान क्रिकेट का फ्रंट जाहिर है फिर तनकीद से खुल जाएगा। सही। अच्छा भट्टी साहब, अब जैसे चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने फाइनली एतराफ़ किया कि बैटिंग ऑर्डर में मसला है। मतलब ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मीडिया पिछले कई दिनों से इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, 4 महीनों से, और चीफ सेलेक्टर को अब जाके ख्याल आ रहा है। मैं फिर वही बात जो मैंने स्टार्ट में कही कि सुबह सुबह का टाइम है तल्ख बात, लेकिन चीफ सेलेक्टर है नाम के चीफ सेलेक्टर, लेकिन शॉट्स और लोग खेल रहे हैं। बाबर आजम सिलेक्शन में मेन रोल प्ले कर रहे हैं, रिजवान कर रहे हैं, शादाब कर रहे हैं, सकलैन का भी रोल है। चीफ सेलेक्टर है थोड़े बहुत सारे मामलात में ऑन बोर्ड है, लेकिन मेरा ख्याल डिसीजन मेकर शायद नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, अब ये चीज़ मेरे जहन में थी भी, मैंने पूछनी भी थी, मैंने रखी हुई थी, छुपा गई है, मैंने भट्टी साहब से पूछना है ये कि आप खुशदिल शाह और आपके जितने दीगर बैट्समैन हैं उनको आपने कैरी किया हुआ है और आप नवाज़ को ऊपर भेजते हैं ये कह के कि जी लेफ़्ट आर्मर पिंच हिटर हैं तो ये डिस्टर्ब करेंगे ऊपर आने वाली बॉलिंग को। अरे भाई, अगर आपको यही करना है तो फिर आप खुशदिल शाह को बोले यार आप बाहर बैठ जाएं, उसकी जगह कोई तगड़ा बॉलर ले आएं और नवाज़ को आप 3रे, 4थे, 5वें जिस नंबर पे दिल करे आप खिलाएं। आपका दिल करता है आप किसी दिन नवाज़ को ऊपर ले आते हैं, एक मैच में चलती है ये बात, फिर आपका उसी मैच में दिल कर गया तो आपने नसीम शाह को ऊपर भेज दिया कि चलो जाओ बेटा, अब पहला मैच है तो जाओ जाओ खेलो। ये ऐसा लग रहा था पार्क में कोई बच्चा जो है आया है और उसको बोले जाओ बेटा जो मर्जी आए खेलो। इट्स नॉट अ पार्क, इट्स नेशनल टीम, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप की तैयारी ऐसे करेंगे, ऐसी ख्वाहिशात को पूरा करके।
देखें फैसल, मसला ये है कि हमारी टॉप ऑर्डर बैटिंग के इतने मसाइल नहीं है। बाबर आजम ठीक है, गेंदे बहुत खेल रहे हैं लेकिन परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान रन बॉल खेल रहे हैं, या बाज़ औक़ात 110 115 का उनका स्ट्राइक रेट है। लेकिन असल जो मसला है ना वो हमारी मिडिल ऑर्डर का है। खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली। देखिए इस मिडिल ऑर्डर बैटिंग के साथ अब हमने हैदर अली को पिछले मैच में ट्राई किया। मेरा ख्याल में हम इस मिडिल ऑर्डर के साथ T20 वर्ल्ड कप, वो भी ऑस्ट्रेलिया में होना है, मेरा ख्याल में हमें कुछ नया करना पड़ेगा, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। देखिए माजी में अगर आप देख लें, चले 92 वर्ल्ड कप इमरान खान की मिसाल ले लें, जब पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी वर्ल्ड कप में, तो आप देखें सेमीफाइनल और फाइनल में इमरान खान वन डाउन पर आए, सेमीफाइनल में 50 किए, फाइनल में उन्होंने शायद 60-62 रन किए और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा दिया। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को थोड़ा बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। आप शान मसूद और रिजवान से इनिंग्स ओपन करवा लें। बाबर आजम को चाहिए कि वो वन डाउन पर आए, थोड़ा सा टीम के लिए कुर्बानी दे दे। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम की ग्रेटनेस जो है नीचे आके खत्म हो जाएगी। बड़े प्लेयर तो यही है कि जहां टीम की जरूरत है आप जाएं और जाके स्कोर कर दी। लेकिन जो आपने मोहम्मद नवाज वाली बात की, ठीक है इंडिया वाले मैच में उसका दिन था, उस दिन उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली, लेकिन वो शेख रशीद कहते हैं ना, एवरी डे इज नॉट संडे। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा भट्टी साहब, इंग्लिश कमेंटेटर नासिर हुसैन ने भी कह दिया कि शान मसूद को चौथे नंबर पर लाने की क्या मंतक थी, मतलब ये लॉजिक समझ नहीं आई। और अगर आपने शान मसूद को ले ही आए हैं तो फिर उनको उनकी जगह पर खिलाएं ना, लाइक आप उनकी जगह क्यों चेंज कर रहे हैं? देखें असल मसला है कि कप्तान अपनी जगह नहीं छोड़ने के लिए तैयार। जब बाबर आजम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे तो जाहिर है शान मसूद को फिर चौथे नंबर के अलावा कोई और नंबर उनके लिए मिलता नहीं। हर आदमी महक ये चाहता है कि मैं वो जो 6 ओवर्स का पावर प्ले का जो फायदा है ना वो उठा लूं, ताकि फील्डर अंदर हो और मैं मारधाड़ करके एक मुनासिब स्कोर कर लूं। आप देखें पाकिस्तान के जो 6 ओवर का तज्जिया करके देखें, हम 45-50 भाई कभी हम ये भी सोच लें कि हमारे ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ये एनालिसिस बिल्कुल पिन पॉइंट था आपका कि जी शुरू के 6 ओवर में 45-50 वाली गेम बची नहीं है। आगे बढ़ते हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, कौमी असम्बली से तमाम इस्तीफे एक साथ मंजूर करने की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर PTI को असम्बली में वापसी का मशवरा दे दिया है। मज़ीद जानेंगे जुल्करनैन इकबाल से भी, तो अभी आपको अपडेट करें अहम खबर है और अहम खबर से मुताल्लिक कि कौमी असम्बली से तमाम इस्तीफे एक साथ मंजूर करने की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से PTI को असम्बली में वापसी का मशवरा दे दिया है। और जो है आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करे, चीफ जस्टिस ने यह मशवरा दिया है। करोड़ों लोग इस वक्त सैलाब से मुतासिर हैं, बेघर हो चुके हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क सामने आए हैं। PTI को अंदाज़ा है 123 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए क्या अखराजात होंगे। अदालत की जानिब से ये सवाल पूछा गया है। जल्दबाजी ना करें, चीफ जस्टिस का तहरीक इंसाफ के वकील को ये मशवरा, सोचने का एक और मौका दे रहे हैं, पार्टी से हिदायत ले लें। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स सामने आए हैं, तो ये अदालती कार्रवाई है जिससे मुतालिक आपको बता रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। फिर नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है। जी जुल्करनैन बताइएगा। लेकिन तरीके इंसाफ की जानिब से तमाम 123 इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाने की दरखास्त पर एतमाद, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बार फिर तरीके इंसाफ को असम्बली में जाकर अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा करने का मशवरा दे दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया कि अवाम ने 5 साल के लिए आपके तमाम अरकान को मुंतखब किया है और अवलीन फरीज़ा यही होता है अरकान असम्बली का कि वो पार्लियामेंट के अंदर जाकर अपना किरदार अदा करें, भले हुकूमत में हो या अपोजिशन में। एक अच्छा किरदार पार्लियामेंट के अंदर अदा किया जा सकता है। इसलिए मुनासिब होगा कि आप जल्दबाजी ना करें और दोबारा सोचें और अपनी पार्टी से हिदायत ले लें कि इसके ऊपर क्या करना है। फैसल चौधरी जिस तरीके से आपके वकील के उनकी जानिब से कहा कि कासिम सूरी ने जब इस्तीफे। ठीक है जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज के शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज।